देखो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अगर NO2 लग जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस जब क्वेश्चन नंबर 24 किया था उसमें उसमें तो ऑर्थो पे दो दो वो थे। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ए एन वो तो हमने ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करने के लिए किया था, और कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा उसमें। वो तो अगर दो लग गए तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत छोटा फैक्टर है, 2 - M आ गए वो ज़्यादा ही होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि उससे कुछ डिफरेंस पड़ जाएगा। देखो इधर एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमने सीखा है उसको कंबाइन करते हैं। देखो इधर एल्केन एल्कीन उससे ज्यादा RnH2 की ले लेते हैं। उसके बाद बच्चों एक बात याद रखो, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ज्यादा होती है। ये पॉइंट पर क्वेश्चन बनेंगे। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना? ये बात याद रखना। उसके बाद फिर पानी ROH एल्कोहल, फिर H2O, फिर PHOH, उसके बाद H2CO3, उसके बाद HCl सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड HCl। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल ऑर्डर है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्केन की होगी, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, फिर sp2, फिर नाइट्रोजन, फिर sp हाइब्रिडाइज, फिर ये आ जाएंगे हमारे। ये मैंने क्यों लिखा है, इसका रीजन है H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक जितने भी एसिड्स होते हैं वो NaSCO3 के साथ में एफरवेसेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूस करते हैं। एफरवेसेंस ऑफ CO2 का मतलब ये होता है एकदम से जो गैसियस फॉर्म में निकलना, दैट इज एफरवेसेंस ऑफ CO2। तो जितने भी हमारे H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं वो हमारे एफरवेसेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आया? अब ये कौन कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो सल्फोनिक एसिड तो ऑटोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही है? HCl हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होंगे सारे के सारे हो जाएंगे। बात समझ में आया? फिनॉल वगैरह ये सब टेस्ट नहीं देंगे, ये एज अ टेस्ट यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? लिखें जल्दी से। SO3H और HCl की वो फिर उससे देखनी पड़ेगी pKa वैल्यू से, वो फिर pKa वैल्यू से देखनी पड़ेगी। ऐसा कोई कंपैरिजन पूछा भी नहीं जाएगा, दोनों ही स्ट्रांग होते हैं ना वो, इसलिए। लिख लिया? एक लाइन लिखो,
any acid which is stronger than H2CO3, which is stronger than H2CO3, will give effervescence of CO2, on reaction with NaHCO3, क्वेश्चन करके लिख लो, क्वेश्चन लिखो, which of the following will give effervescence of CO2 on reaction with NaHCO3, कौन सा 1/4 ना, करें। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सारे कर देंगे, सल्फोनिक एसिड भी कर देगा, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। अब बच्चों एक बात समझो, NO2 लगते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो पैरा पे एक NO2 लगा हुआ कर देगा, ऑर्थो पे लगेगा नहीं करेगा, ये बात याद रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? अब 2 लग जाएंगे तो कर ही देगा, SH नहीं करेगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? लिख लें। क्या बोला था मैंने समझाते टाइम कि कार्बोक्सिलिक एसिड सारे करते हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होता है, तो वो तो कर ही देगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहा है तो सल्फोनिक एसिड तो करेगा ही। क्या SO3H है ना, SO3H को सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। जैसे COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, वैसे SO3H को सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। लिख लो वहां पर, इस पार्ट को सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। चले आगे। लिखो एक लाइन, एसिड बेस इक्विलिब्रियम acid base equilibrium shifts acid base equilibrium shifts in the direction of weak acid and weak base. Acid base equilibrium shifts in the direction of weak acid and weak base, in the direction of weak acid and weak base। देखो इधर कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन NH3 के साथ किया, ठीक है, और ये हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, ये बन गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में HC ट्रिपल बॉन्ड CH ने किसका काम किया है, तो इसने काम किया है, ये नेगेटिव बना है, मतलब इसने किसका काम किया है, एसिड का, H पॉजिटिव देने का। राइट हैंड साइड में एसिड का किसने काम किया है, राइट हैंड साइड में एसिड का काम कौन कर रहा है, NH4। क्वेश्चन एक सेकंड रुको, मेरे पे क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ये लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH H2O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA। लिख लें क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन ही कर लेते हैं।
देखो ये किसका काम किया बच्चों, यहाँ एसिड का, यहाँ पर बेस, क्योंकि इसने H पॉजिटिव लेने वाले को भी बेस कहा जाता है, और यहाँ पर बेस। दोनों एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड डेफिनेटली यही होगा, तो ये वीक एसिड हो गया, और ये वीक एसिड हो गया, तो ये वीक बेस हो जाएगा। जिस साइड वीक एसिड होगा उसी साइड वीक बेस होगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड चला जाएगा, फॉरवर्ड। बात समझ में आया, आगे की साइड जाएगा ना, क्योंकि इस साइड वीक एसिड और वीक बेस है, तो ये फॉरवर्ड की साइड चला गया। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ये किसका काम करेगा, एसिड, ये बेस, ये किसका काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, बेस। दोनों एसिड को कंपेयर कर लो, किसका, दोनों एसिड में ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस, ये वीक एसिड, सेम इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। इनमें देख लो, ये एसिड का काम करेगा और यहाँ पर ये एसिड का काम करेगा। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, अभी सिखाया है ना, तो ये वीक एसिड हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा, और ये क्लियर है, लिख लें। ऐसा पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप बता सकते हैं। लिख लिया, बच्चों एक बात और समझो, pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती है ना। जैसे फिनॉल है, RNH3 पॉजिटिव है, ठीक है ना, इनका जो pKa होता है वो 10 के करीब होता है बच्चों, मुझे याद है इसलिए लिख पा रहा हूं, इनको निकालने का भी कोई मेथड नहीं होता, समझ में आ रहा है। H2O का जो pKa होता है वो 15-16 के करीब होता है, अरे आ रहा है, और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो pKa होता है वो 25 के करीब होता है, और RNH3 इसका जो pKa होता है वो 36 के करीब होता है। क्यों लिखवा रहा हूं, कई बार इसका pKa मेरे काम आएगा। एक बात समझो, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जैसे ये दिया, उसने कहा भैया ए और बी में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बता दो, ठीक है। अब मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना नहीं सीखा हूं, क्या सीखा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ निकालना तो सीखा हूं। अरे सीखा है ये, कोई भी एसिड जब अपना H पॉजिटिव दे देता है तो उसके बाद में जो स्पीशीज बनती है उसे उसका कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड अपना H पॉजिटिव देने, एसिड अपना काम करने के बाद, दैट इज H पॉजिटिव देने के बाद जो स्पीशीज बनती है उसे क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। आ रहा है ये बात समझ, क्या होगा अब
इनके H पॉजिटिव निकाल दो, ठीक है। H पॉजिटिव अगर हम निकाल देंगे इनके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा NH2 हो जाएगा, है ना। चलो इसको एज इट इज लिखा रहने दो पहले, ये हमारा NH2 में चेंज हो जाएगा, और ये भी हमारा NH2, बाकी तो पूरा है ही। बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बोलो। ए की, ए की ज्यादा होगी कि बी की ज्यादा होगी? लोकलाइज्ड है वो, और ए डीलोकलाइज्ड है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये नहीं आता तो फिर बहुत दिक्कत है। ये हो गई बेसिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, समझ गए। कभी भी नाइट्रोजन पॉजिटिव में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराए तो ऐसे करना है, पहले H पॉजिटिव निकाल दो, फिर उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसको उल्टा लगा देना, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ गए क्या कहा मैंने? लिख लें। अगर कभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया तो फिर ऐसा आएगा। बात समझ में आया? नहीं बनाया गया तो कोई बात ही नहीं है। पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए, ये कहानी होती है। आ रहा है? क्या? हाँ, एल्काइन का पीके ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। चले क्या? चले आएंगे। चलो अब ये चैप्टर खत्म है, आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। लिखो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आसान चैप्टर है। पीछे करूं? ये लो, बोलो। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में सबसे पहले और सबसे आसान स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यही होता है, बट डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। दूसरा, दे हैव डिफरेंट IUPAC नेम। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का IUPAC नेम कैसा होगा? अलग अलग होगा। लिख लेंगे जल्दी से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं। पहला लिखो चेन आइसोमर्स, लिखो चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स इफ, ऐसे लिखो, इफ difference in length of parent chain, difference in length of parent chain, length of parent chain, or if length of parent chain remains same, length of parent chain remains same, then length of side chain changes, length of side chain changes, length of side chain changes। देखो बच्चों कैसे करते हैं, धीरे से सीखते हैं। सबसे पहला एल्कीन की बात करते हैं बच्चों। एल्कीन में मिनिमम, एल्कीन में चार कार्बन चाहिए अगर उसे चेन आइसोमेरिज्म शो करना है। तो कैसे? जैसे ये है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर ये होगा तो 1 2 3 और ये 4, यही हो जाएगा। ये हमारी पूरी एक मेन चेन में आ जाएगा। सब समझते होंगे इतना, है ना। ये पूरा एक क्या हो गया? मेन चेन हो गया। अब इसके अंदर अगर हम ऐसा कर दें तो क्या है, मेन चेन लेने के लिए आप मुड़ नहीं सकते। इधर चले गए तो आप इधर नहीं जा सकते। आपको बिना मुड़े लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है। बिना मुड़े लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो बिना मुड़े लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। तो पहले 4 कार्बन की थी लॉन्गेस्ट चेन, अब कितने की बची? 3 कार्बन की। डेट इज चेन आइसोमर। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्कीन से, एल्कीन में भी मिनिमम 4 कार्बन। तो एल्कीन में भी मिनिमम 4 कार्बन की अगर बात होगी तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4। और अगर हम बात करते हैं, देखो ये और ये, अब मेन चेन बिना मुड़े एल्कीन, डबल बॉन्ड तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 2 3, तो मिनिमम कितने कार्बन लग गए? 4। आप कहोगे सर 4 क्यों लग रहे हैं, चलो 3 ले लो। ऐसे मोड़ दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, वो तो सेम ही बात है। तो मिनिमम 4 कार्बन। समझ में आ रहा है? अगर हम बात करते हैं एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा? मिनिमम 5 कार्बन। 5 क्यों? देखो इधर मैं आपको साइड में बताता हूं। जैसे 4 कार्बन लिए आपने, तो 1 2 3 4। अब आपने ब्रांचिंग कर दी यहां, तो बच्चों ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के। समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड में तो ठीक था, इसमें कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। तो इसलिए यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये
आपको 5 कार्बन लेने पड़ेंगे और 5 कार्बन लेके आपने ऐसा ले लिया, तो यहां पर मेन चेन 5 कार्बन की हो गई, और यहां पर ये हमारा ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा। तो अब जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की हो गई? 4 कार्बन की। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? दैट इज चेन आइसोमर। समझ में आया? आप एक बार सीधे चले गए तो वापस नहीं आ सकते मेन चेन डिसाइड करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? लिखें जल्दी से। चेन आइसोमर का मतलब समझ रहे हैं ना? या तो मेन चेन का लेंथ चेंज हो जाए या साइड चेन का लेंथ चेंज हो जाए, है ना? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो अल्कोहल भी ले लो आप। अगर हमने अल्कोहल लिया तो अल्कोहल के अंदर भी आपको मिनिमम 4 कार्बन चाहिए पड़ेंगे। क्यों? देखो इधर जैसे ये OH है, तो यहाँ पर ये आपका मेन चेन हो जाता है बच्चों, ठीक है? तो ये 4 कार्बन का हो गया मेन चेन। अब यहां पर ये हमारा OH है और आपने ये ऐसा ले लिया, तो अब जो मेन चेन है वो 3 कार्बन का रह गया।
समझ में आया? दैट इज चेन आइसोमर्स, लिख लें। चले आएंगे। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ लिखा है, देखना जरा, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो, जब हम मेन चेन डिसाइड करेंगे इसमें, तो इसमें जो मेन चेन लेनी पड़ेगी वो आपको दोनों डबल बॉन्ड्स आने चाहिए। यही मेन चेन हो सकती है, और कोई हो ही नहीं सकती। इसमें आपकी मेन चेन यही हो पाएगी और कोई हो ही नहीं सकती। इसमें आपकी मेन चेन यही हो पाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन की है मेन चेन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 कार्बन की, और यहाँ पर 6। ये सब चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या कहा मैंने? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये है, तो ये साइड चेन होगी, मेन चेन तो ये हो गई। अब मैंने क्या किया कि इसको ऐसे लिख लिया, तो अब साइड चेन पहले 2 कार्बन की थी, अब 1 1 कार्बन की हो गई, तो अलग अलग हो गई ना साइड चेन, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। लिखेंगे, बोलो। डबल बॉन्ड्स मेन चेन में आने ही चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तरीका यही है डिफाइन, मतलब जो मेन चेन ली जाती है वो डबल बॉन्ड्स इंक्लूड होने चाहिए उसके अंदर, ये बात है। क्या? और दूसरा कोई ग्रुप होता तो, हाँ अभी मैं बताऊंगा, आगे वो भी आएगा। चलें, लिख लिया? जैसे बच्चों इस तरीके से कभी भी लिखा हो, CH2 COOH, ये COOH। बच्चों इसके अंदर कभी भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए आपको, और अगर उसका पोजीशन मतलब वो अगर इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली चेन आइसोमर होगा। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमेशा मेन चेन में आएगा, और मेन चेन में आने के बाद में उसे फर्स्ट कार्बन का ही नंबर दिया जाएगा। फिक्स है ये बात, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हमेशा नंबर 1 होगा। तो 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3 वापस तो जा नहीं सकते। ये बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। लिखें, कौन? हाँ
लिया। नेक्स्ट पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर लिखो। if change in position of functional group, change in position of functional group or pi bond or substituent on a fixed length of main chain, on a fixed length of main chain ब्रैकेट में लिख लो, that is if chain isomers then it can never be positional isomer। अगर चेन हो गया तो पोजिशनल कभी नहीं हो सकता, तभी तो ऑन अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ मेन चेन लिखा हुआ है। that is if chain isomers then it can never be positional isomer, then it can never be positional isomer। देखना बच्चों थोड़ा अच्छे से सीखना, जैसे एल्केन है, एल्केन को मिनिमम 6 कार्बन लगेगा तब वो पोजिशनल आइसोमर बना पाएगा। कैसे, देखो इधर, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये मेन चेन तो हो गई 5 कार्बन की। अब ये 5 मेन चेन के अलावा जो ये समझते हो हर मोड़ पे एक कार्बन होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इतना तो आता होगा, सभी टॉपर हैं कि हर मोड़ पे क्या होता है, एक कार्बन होता है ना। अब यहां पर ये तो हो गई अपनी मेन चेन, कितने कार्बन की, 5। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, जो मेन चेन के अलावा होता है। अब इसमें क्या करूंगा कि इसके अंदर देखो, इधर मैं नंबरिंग जब दूंगा ना, नंबरिंग इस तरीके से दी जाती है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो 1 2, इस साइड से जाऊंगा तो इसे 4 नंबर मिलेगा, तो मैं किस साइड से जाऊंगा, इस साइड से ही जाऊंगा। मेन चेन में या तो इस साइड से या इस साइड से, तो इस साइड से ही गया। अब मैंने इसे यहां कर दिया, तो मेन चेन तो सेम रही, कोई टेंशन ही नहीं है। बस क्या हो गया, नंबरिंग 1 2 3। आप कहोगे सर वहां से ले लो, वहां से भी यही आएगा। अरे समझे, समझ गए क्या कहा मैंने। दूसरा एल्कीन, एल्कीन में 4 कार्बन में ही काम हो जाएगा। कैसे, देखना, ये है बच्चों मेन चेन तो 4 कार्बन की दिखती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहां पर नंबरिंग दूंगा ना तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दे दिया जाता है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर वैसे ही डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर। अब ये लोएस्ट नंबर में डबल बॉन्ड को 1 मिल गया, यहां पर मैं अगर ऐसा कर दूं तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर 2 मिलेगा। इस साइड से देख लो या इस साइड से, दैट इज पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि मेन चेन का नंबर ऑफ कार्बन्स तो सेम है। अरे बोलो यार। नेक्स्ट एल्काइन, सेम काम होगा एल्काइन में भी। ये हमारा ऐसा है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल के अंदर 3 कार्बन में ही हो जाएगा ये काम। देखो कैसे, जैसे OH लिया तो इसको हम फर्स्ट कार्बन दे देंगे 1 2 3, ठीक है। OH में कार्बन नहीं है, नहीं तो मैं उसे भी गिनता, है ना। अब यहां पर OH यहां आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3। क्लियर है। तो मेन चेन तो वही रही, है ना। क्या चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गई, दैट इज पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, लिखें जल्दी से। OH मेन फंक्शनल ग्रुप होता है सब। हाँ तो कुछ भी मान लो, पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजिशनल तो होगा ही, तुम्हें जो मानना है वो मानो।
उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं बदला था, सब्स्टिट्यूएंट के लिए पोजीशन नहीं बदली थी, सब्स्टिट्यूएंट ही चेंज कर दिया था। उसमें 2 कार्बन का था, फिर एक एक कार्बन का बचा था। हाँ तो उसमें मेन साइड चेन चेंज हो गई ना, तो वो चेन आइसोमर हो गए। इसमें सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया तो वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेम रहा, बस पोजीशन चेंज हुई है ना, तो वो पोजिशनल आइसोमर हो गया। उसमें नहीं हुआ ना। चले आगे। कोई दिक्कत आ रहा है समझ? अच्छी बात है, आ रहा है तो। लिख लिया होगा बच्चों। CH2Cl CH2Cl, ठीक है, और एक लिखा है CHCl और ये Cl। डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट ही होंगे, कार्बन कंटेनिंग तो है नहीं, तो मेन चेन में तो आ ही नहीं सकते। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 2 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन 1 और 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। अब यहाँ पर बच्चों ऑर्गेनिक के अंदर इनका कॉमन नेम लिया जाएगा विसिनल डाई क्लोराइड, दैट इज विसिनल। याद रखो अभी विसिनल डाइक्लोराइड। दो एडजेसेंट कार्बन्स पर अगर हेलोजन वगैरह आ जाए तो उन्हें विसिनल यूज किया जाएगा, सेम पर आ जाएंगे तो जेमिनल यूज किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। इनका एक नाम और होता है, इनका एक नाम होता है, नहीं कॉमन IUPAC नेम तो ठीक है, इथाइलिन डाई क्लोराइड और इथाइलिडाइन डाई क्लोराइड। इथाइलिडीन डाइइन डाइक्लोराइड, ये हमारा इसका नाम ये होता है, जिस पर सेम एटम पे 2 क्लोरीन आ रहे हैं ना, उसका नाम ये होगा इथाइलिडाइन डाइक्लोराइड, और ये क्या होगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो ये दोनों भी आप इस नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए लिखा है मैंने। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पोजिशनल आइसोमर। इसका नाम याद रखना पड़ेगा, लिख लें। आइए हटाओ इसमें से, हाँ यहाँ पर एक ही पोजीशन पर हैं दोनों 1 1, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 3। क्या हो जाएंगे ये आपस में?
पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है सभी को? उसके बाद ये लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें, पोजिशनल आइसोमर। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? क्या होगा, पोजिशनल, पोजीशन चेंज हो रही है ना, दैट इज पोजिशनल आइसोमर। लिखेंगे लिख लिया। एक टर्म सिखाना है मुझे, जरूरत पड़ेगी उसकी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सीख लेते हैं इधर ही। याद आ रहा है? हाँ, तुमने पढ़ाई नहीं की है? हाँ, नहीं तो याद आ जाता। हाँ हाँ या? हाँ, याद नहीं आ रहा तुमको? क्या यूज नहीं करना पड़ता? फिर अच्छा, स्ट्रक्चर ही ना हो तो फिर हाँ, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना। चलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिख लो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, बात समझ में आ रहा है ना? एक लाइन लिखो इसमें, नंबर ऑफ H2 molecules, number of H2 molecules required to convert unsaturated hydrocarbon into a saturated form, देखो इधर एक बात समझते हैं यहाँ। जैसे बच्चों CnH2n+2 होता है, ये क्या होता है, एल्केन का फॉर्मूला। और ये अगर फॉर्मूला है तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। दूसरा CnH2n, ये एल्कीन, और Cn-2 ये
एल्काइन। बच्चों जैसे मेरे पास C8H16 लिखा है, ठीक है, C8H16 लिखा है, तो मेरे को इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एल्केन में। एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इसे किस जैसा बनाना पड़ेगा? C8H18। तो कितने H2 मॉलिक्यूल की कमी है? 1। तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। समझ गए क्या कहा मैंने? अगर मेरे पास लिखा है C6H10, ये क्या हो जाएगा? एल्काइन। C6H10 को मुझे C6H14, तो इसमें कितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होगी? 2। तो यहां पर इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आया? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं फॉर आ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, अगर मुझे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है तो। और मान लो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैं एक फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको, तो मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें रिंग कितनी हो सकती है और डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 2 डबल बॉन्ड का मतलब 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर एक है तो वो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर रिंग भी हो सकती है। एक रिंग का मतलब भी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। आप सोचो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो जरा। कार्बन कितने हैं? 3, हर पे हाइड्रोजन 2, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन और इस पे 2 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा ये? C3H8, यही होगा। मैं इसको जोड़ देता हूं, जोड़ दिया। अब C3H6, कितने H2 की कमी हो गई? एक की। हाँ, एक H2 मॉलिक्यूल की कमी हो गई ना, डेट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1। तो रिंग का मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कुल मिलाकर सबको एल्केन बना देना है, और रिंग भी कोई नहीं रहनी चाहिए, उतने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होंगे तो जितने H2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ जाए। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इस तरीके से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काउंट किए जाएंगे। जैसे मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने आएंगे बच्चों? 7 आएंगे, दैट इज 5 + 2, दैट इज 7। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर दे दे वो हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जैसे कैसा भी स्ट्रक्चर आ जाए, कितने? 4 + 2। समझ में आया? एक और स्ट्रक्चर होता है, और जरूरी नहीं है पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड C में ही आए, किसी में भी आए तब भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा। पूरे स्ट्रक्चर में जहां जहां पाई बॉन्ड दिखेंगे वो सबका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा। अरे समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? ये अब यहां पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ होगा तो इसका डायरेक्ट निकालना थोड़ा टफ है। आप सबसे बेस्ट क्या करो, इसका फॉर्मूला लिख लो। इसका क्या लिख लो? फॉर्मूला लिख लो। अगर 3D में कुछ दिया होता हूं, हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन तो होगा, 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं। समझ में आ रहा है? तो टोटल कार्बन कितने हैं? 8, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 8। मुझे इसे एल्केन बनाने के लिए H18, कितने H2 की कमी है? 5। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5। अरे क्लियर है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5। मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ होता
अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 तो इसी से आ जाएगा, 5 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 8। क्लियर है, समझ गए? जल्दी से लिखें। समझ में आ रहा है ना? अगर मेरे पास स्ट्रक्चर लिखा हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, स्ट्रक्चर से रिंग गिन लो कितनी है, पाई बॉन्ड गिन लो कितने हैं। पाई बॉन्ड जरूरी नहीं है कार्बन कार्बन में ही हो, किसी में भी पाई बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है ना? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से मुझे ये पता चल जाता है कि वो कितना टाइप, किस किस टाइप के कंपाउंड बना सकता है। बात समझ में आ रही है? चलें, लिख लिया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे पास, स्ट्रक्चर ही नहीं है तो दिख तो पाएंगे नहीं। तो फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर सिग्मा में n म्यू माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 n हो जाएगा
नंबर ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एटम, और म्यू क्या है, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। जैसे C6H12O6 लिखा हुआ है, ग्लूकोज मान लेते हैं, है ना, यही फॉर्मूला होता है। इसका मान लो मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, देखना जरा। सबसे पहले कार्बन को ले लो, 6, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इंटू 4 - 2 प्लस सिग्मा का मतलब जोड़ते जाओ जितने भी एटम्स हैं, 12 इंटू कितना 1 - 2 प्लस 6 इंटू 2 - 2 अपॉन में 2 प्लस 1 अलग से है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -12 अपॉन में 2, कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। लिख लें, समझ में आया ना। तो C6H12O6 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होता है, और अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कभी हाफ दिखे, इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन की कमी है, H2 मॉलिक्यूल की कमी नहीं है फिर। अरे समझ में आया। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0.5 दिख सकता है या फिर एग्जैक्ट होल नंबर दिखेगा आपको, समझ गए ना। किसी का भी बताया जा सकता है इससे, हमारा किसी का भी। जैसे मेरे पास C6H5Cl ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो C6H5Cl का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखो जरा, 6 इंटू 4 - 2 प्लस 5 इंटू 2 - 1 प्लस, हाँ 1 - 2 प्लस 1 इंटू 1 - 2, क्योंकि हेलोजन भी 1 ही होता है ना। अरे हेलोजन की वैलेंसी भी तो 1 ही होती है। अपॉन में कितना 2 प्लस 1, कितना आ रहा है ये 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 4। क्लियर है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो इससे निकाल सकते हैं। समझ में आया ना, लिख लें। समझ गए, ये समझे ना क्या कहा मैंने। नेक्स्ट लिखो बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या चेंज होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए, है ना। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा समझना, ये मैंने सिखाई इसकी चक्कर में। देखो इधर,
जैसे CnH2n लिखा है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 होगा ना, एल्कीन है ये, 1 होगा। फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, आपका मन कर रहा है कि चलो सर फॉर्मूले से निकाल दो, तो n इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2n इंटू 1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 1 ही आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? तो निकाल सकते हैं। अब ये हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर इसका 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर इसका 1 है, तो ये हमारा एल्कीन आएगा, ये हमारा क्या आएगा? एल्कीन आ जाएगा। तो ये हमारा एल्कीन आ सकता है या फिर साइक्लो एल्कीन आ सकता है, क्योंकि साइक्लो एल्कीन में अभी तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 मिल जाएगा। अरे बोलो, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 1, इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1, मतलब हर वो स्ट्रक्चर बन सकता है जिसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना रहे? 1 रहे। CnH2n माइनस 2, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा इस केस में, है ना? ये हम चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों? एल्काइन आ जाएगा, या फिर एल्काइन आ जाएगा, या फिर साइक्लिक एल्कीन भी आ सकता है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट साइक्लिक का, एक एल्कीन का, और 2 साइक्लिक भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? अरे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 चाहिए ना, और क्या आ सकता है? 2 डबल बॉन्ड, ये भी आ सकते हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इसके, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ये पता चल जाता है। अरे क्लियर है क्या कहा मैंने? क्या? एक साइक्लिक का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होता है? 2 का कितना होगा? और यहाँ कितना है? 2। हर वो स्ट्रक्चर बन सकता है जिसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो सकते हैं। CnH2n प्लस 2O, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो जल्दी से, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो जल्दी से। कितना आ रहा है इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? वन आएगा। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1। तो बच्चों अगर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, इसका मतलब अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ रहा है, 0 आएगा, 0 आ रहा होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आएगा। और ऑक्सीजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 0 आता है ना, तो इसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग में सिर्फ या तो अल्कोहल बनेगा या फिर ईथर बनेगा। अल्कोहल बनेगा या ईथर। अल्कोहल होता है ROH और ईथर होता है ROR। ये कहानी चल जाएगी। बात समझ में आया? अल्कोहल होता है ROH और ईथर होता है ROR। बोलो यार, आया समझ? यही अगर कहानी देखो इधर CnH2nO की होती, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनाएगा। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता है, तो वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर ऑक्सीजन के साथ ही जा रहा होगा, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसके अंदर एल्कीन बन जाए प्लस अल्कोहल बन जाए। तो अल्कोहल का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो 0 होता है, एल्कीन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? या फिर एल्कीन बन जाए और ईथर बन जाए, लेकिन मेनली ये हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड समझते होंगे सभी, C डबल बॉन्डों से मिनिमम एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, दोनों जुड़ जाए तब भी एल्डिहाइड। और कीटोन के लिए कंपलसरी क्या है? C डबल बॉन्डो R। लिख लें ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होंगे। बात समझ में आ रही है? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से ये पता चल जाता है कि
टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से बन सकते हैं, समझ में आ रहा है? लिखें ये जल्दी से। क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो 2 ऑक्सीजन का है। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? जैसे बच्चों CnH2nO2 होता, अभी भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 ही आएगा, आराम से चेक कर लेना, ठीक है ना? अब इसमें जो वैसे 1 और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग, एक डबल बॉन्ड एक अल्कोहल, 2 अल्कोहल, ऐसे टाइप के, लेकिन जो हमारे यूज आएंगे उन्हीं की बात करना चाह रहा हूं मैं यहाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या आएगा, ईस्टर, तो ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O, OH हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OR। क्लियर है? तो पता है अब कल मैं सिखाऊंगा एसिड और ईस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, समझ में आया? एल्डिहाइड और कीटोन आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, ये यूज होंगे कल। समझ में आया क्या कहा मैंने? ठीक है।